नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द करंट अफेयर शो के वीकली एडिशन के अंदर। आज हम कवर करेंगे 24 अगस्त से 30 अगस्त यानी कि अगस्त के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर को एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को एक शानदार दिन के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें, किस देश के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो प्रश्न है, रेचप तैयप अर्दोआन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज की है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो मैं बता देता हूं, ये देश है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचप तैयप अर्दोआन, जिन्होंने काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े तेल के भंडारों प्राकृतिक गैस के भंडारों की अभी तक जो है खोज की है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, तुर्की जो है एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर के अंदर उन्होंने एक जहाज भेजा जिसका नाम था फतेह ड्रिलिंग जहाज, और इस जहाज के द्वारा इन गैस के भंडारों की खोज की है और ये 2023 तक तुर्की के अंदर गैस की आपूर्ति करेगा। इससे पहले रूस से जो है तुर्की गैस लेता था, जो कि उसको काफ़ी महंगी पड़ती थी। तो अब रूस के ऊपर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। लगभग 2100 मीटर की गहराई पर ये गैस के भंडार तुर्की को मिले और इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होने वाली है। आप यहाँ पर मैप के अंदर भी देख सकते हैं, ये जो है ब्लैक सी का क्षेत्र है, काला सागर का क्षेत्र है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि काला सागर के किनारे और कौन कौन से देश लगते हैं तुर्की के अलावा, तो आप देखें, एक तरफ रशिया है, इसके अलावा यहाँ पर जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है और यूक्रेन है। इन सभी देशों से जो है ब्लैक सी जो है काला सागर घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखें, ये जो व्हाइट लाइन है ये तुर्की की ब्लैक सी के अंदर सीमा है, समुद्री सीमा है, और इसी के अंदर जो है ये प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि अब 40 लाख रुपए तक का जिनका सालाना टर्नओवर है, जिन व्यापारियों को, उनको जीएसटी से छूट दी गई है, उनको जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। पहले ये सीमा 20 लाख थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के जो व्यापारी हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसके विकल्प के रूप में केवल उनको 1% जीएसटी भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि जो जीएसटी है वो लागू हुआ था, आपको मैं बता दूं, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी स्कीम लागू हुई थी। उस समय अरुण जेटली हमारे देश के वित्त मंत्री थे। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं बेटा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने लोगों को सरकारी नौकरी के अंदर? वहां पर स्थानीय जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर कितने प्रतिशत लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका जो उत्तर है वो है 100% आरक्षण देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसके लिए कंडीशन रखी है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा उस अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश से ही दी हो, यह जरूरी है, वहां से उत्तीर्ण करना जरूरी है। इससे पहले आपको पता हो कि हरियाणा सरकार ने जुलाई 2020 में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए कानून बनाया था, जिसमें 70% लोगों को हरियाणा के अंदर जो है
नौकरी दी जाएगी हरियाणवी लोगों को। तो नौकरी के ऊपर आजकल काफ़ी घमासान मचता रहता है, खूब राजनीति होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण दे दिया अपने निवासियों को नौकरियों में, हरियाणा ने 70% जो है आरक्षण दिया है अपने निवासियों को। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, अभी आपको ध्यान हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनने वाला है? आपको पता होगा, पहली जो पुरानी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 के अंदर आई है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू करने वाला हमारे भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बनने जा रहा है। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जो है जगह लेगी, और इससे जो राइट टू एजुकेशन है, हमारा शिक्षा का जो अधिकार है, वो कानून के दायरे को और व्यापक बनाएगा। पहले शिक्षा के अधिकार के अंदर केवल 14 वर्ष तक के, 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया था। अब ये 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून जो आपका 2009 है उसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाएगा। तो येदियुरप्पा जो कि हमारे कर्नाटक के CM साहब हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा कदम है। कर्नाटक पहला राज्य बनेगा देश का जो कि नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता है इस बार हमारे गजानंद यादव ने। हमारी वायुसेना के अफसर हैं, विंग कमांडर हैं ये गजानंद यादव, और इन्होंने इस बार का तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार जीता है। आप लोगों को मैं बता दूं, तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहसिक पुरस्कार है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है साहस में। और गजानंद यादव जो हैं वो विंग कमांडर तो हैं ही सेना में, साथ में एक पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। आप यहां पर देख सकते हैं गजानंद जी पैराशूट से जंप लगा रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं। 2900 से अधिक बार जो है इन्होंने आसमान से फ्री स्काई डाइविंग की है, छलांग लगाई है। तो बहुत ही बहादुर हैं गजानंद जी, याद रखिएगा। तेंजिंग नोर्गे, और तेंजिंग नोर्गे कौन थे? तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली भारतीय थे जो कि उन 2 लोगों में थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो एडमुंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, और दूसरे तेंजिंग, ये दोनों व्यक्ति वो हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो तेंजिंग नोर्गे के ऊपर ये साहसिक पुरस्कार दिया जाता है, भारत का सबसे बड़ा साहसिक पुरस्कार है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो इस बार कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार आप मुझे कमेंट करके बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार कब दिया जाता है, कौन सी तारीख को? तो इसका उत्तर है 47 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देश भर के 47 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किया है। इसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन शिक्षकों का एक इंटरव्यू करवाया गया था। उसके बाद उनके जितने भी उन्होंने अचीवमेंट किए थे उनको देखा जाता है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार किसको दिया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मैं आपको बता दूं 5 सितंबर को प्रदान किए जाते हैं, और 5 सितंबर को होता है शिक्षा दिवस। शिक्षक जो हैं जिनको भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, और भारत का जो शिक्षा दिवस है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जो हैं हमारे शिक्षकों को दिए जाते हैं। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो क्रिकेट में काफ़ी सारे लोग जो है रुचि रखते हैं। आई एम श्योर ये काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि भारत क्रिकेट का जो देश है, हालांकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है लेकिन क्रिकेट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं।
गोल गट्टम लकड़पट्टम ताड़म ताड़ी प्रतियोगिता, हिंदी में हम क्रिकेट को बोलते हैं। तो 600 विकेट इसका उत्तर है। 600 विकेट जो है जेम्स एंडरसन ने लिए, और जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 विकेट दिए हैं। आपको बता दूं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पहले तेज गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट लिए। 600 से ऊपर 3 और लोग ले चुके हैं, लेकिन वो तीनों ही स्पिनर हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो विकेट का रिकॉर्ड है मुथैया मुरलीधरन, 800 विकेट इन्होंने लिए। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 और भारत के अनिल कुंबले 619, लेकिन तीनों ही ये क्या हैं, स्पिनर हैं। मुथैया मुरलीधरन ऑफ स्पिनर थे, हालांकि उनका पता ही नहीं लगा लास्ट तक कौन सी स्पिन कर देते थे, वो सारी स्पिन कर लेते थे। शेन वॉर्न, अनिल कुंबले लेग स्पिनर थे। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तेज गेंदबाजों में, ग्लेन मैकग्रा 563 विकेट के साथ ओवरऑल चौथे नंबर पर, और तेज गेंदबाजों में इनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। तो अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? तो आई एम श्योर कोरोना के डर से सभी लोग इस प्रकार की चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखते हैं कि कौन सी वैक्सीन आ रही है, कौन सी वैक्सीन नहीं आ रही है। तो वैक्सीन का लोगों को बड़ा डर है। वैसे भी स्कूल कॉलेज खुलने की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें यही बात है कि एक बार वैक्सीन आ जाए तो जो है स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, काफ़ी चर्चा में था। रूस इसका आंसर है। रूस ने स्पुतनिक 5 जो है एक कोविड-19 की वैक्सीन जो है तैयार की है। इसके 2 क्लिनिकल ट्रायल इससे पहले पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है तीसरा क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है, और इसके लिए जो पुतिन हैं, रूस के हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत का सहयोग जो है मांगा है। आपको मैं बताऊं, 22 अगस्त को अपनी इस बैठक में हमारे जो हैं पुतिन साहब ने इसकी चर्चा की थी। गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन को बनाया है। तो हम भगवान से दुआ जल्दी स्पुतनिक 5 का जो है तीसरा ट्रायल भी सफल हो, ताकि कोरोना की वैक्सीन जो है दुनिया भर को मिल पाए। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन ओएमओ को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है इंग्लिश में, के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो है 20,000 करोड़ रुपए की जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करने जा रहा है। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन मनी फ्लो को कंट्रोल करने का एक टूल है जो कि आरबीआई यूज करता है। आरबीआई पैसे के मनी के प्रवाह को, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या कीमतों के बहुत ज़्यादा कम होने को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल यूज़ करता है, कुछ साधन यूज़ करता है। जैसे उसमें से एक सीआरआर है, एसएलआर है, आप लोगों का रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। आगे आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा देंगे। ऐसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसमें वो बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब सरकारी बैंकों के पास जो भी शेयर या बॉन्ड वगैरह होते हैं, पेपर की फॉर्म में, कैश नहीं होता उसमें, पेपर की फॉर्म में, उनको खरीदता या बेचता है, जिससे लिक्विडिटी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अभी बाजार में लिक्विडिटी लेकर आनी है, आरबीआई को यह लक्ष्य है, इसलिए वो इन प्रतिभूतियों को बैंकों से खरीद रहा है। अगर वो बैंकों से खरीदेगा और बैंकों को 10,000 करोड़ रुपए देगा तो मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था जो इस समय काफी स्लो चल रही है उसको थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया है? तो जिसका मैं हिंट देता हूं, ये वही राज्य है जहां पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। तो आंसर है इसका आसाम। आसाम वो स्टेट है जहां भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे जो है वो बनाया गया है। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं रिवर रोपवे की जो तस्वीर है, इस प्रकार की एक ट्रॉली जो है इस रिवर रोपवे के अंदर होती है। एक सेकंड, इस प्रकार की जो है आप लोगों को ट्रॉली आप लोगों को मिलेगी रिवर रोपवे के अंदर।
जी हाँ, ठीक है। तो ये जो है एक रिवर रोपवे, जहां पर एक रस्सी होती है इस प्रकार की और उसके नीचे ट्रॉली जो है लटकी हुई होती है, इसमें लोग जो है बैठकर आवागमन कर सकते हैं। तो 1.8 किलोमीटर लंबा ये रिवर रोपवे बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गुवाहाटी के अंदर, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। तो गुवाहाटी के डोल गोविंद मंदिर और कचहरी घाट के बीच ये बनाया गया है। यहाँ का जो सफ़र है अब काफ़ी कम हो जाएगा, 8 मिनट में ये सफ़र पूरा हो जाएगा। लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत से ये रिवर रोपवे बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा रोपवे है। एडवेंचर काफ़ी आता होगा इसमें ट्रैवल करने का। तो इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है बेटा गुजरात। गुजरात को यह पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको मैं बताऊं, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताएंगे। नीति आयोग, नीति आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट का नाम है निर्यात तत्परता सूचकांक। काफ़ी भूख लगी हुई है मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा ज़बान फिसल रही है, लेकिन मैंने सोचा पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। आज पूरी आलू की सब्जी, हलवा वगैरह घर में बना हुआ है, आप लोग भी सभी इनवाइटेड है, तो इसलिए ज़बान फिसल रही है। जल्दी से जल्दी जाकर खाना जो है खाना चाह रहा हूं मैं। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात इस बार शीर्ष स्थान पर है, महाराष्ट्र को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान यहां पर मिला है। 10 राज्यों में 8 जो है तटीय राज्य हैं, क्योंकि तटीय राज्यों में निर्यात की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बंदरगाहें वगैरह ज़्यादा होती हैं और पूरी दुनिया में बंदरगाहों के द्वारा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। लेकिन तटीय राज्यों से अगर दूर जाएं तो हमारे राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा है और उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का नंबर आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का निर्यात तत्परता सूचकांक की बात हुई। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यहां पर वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो यहां पर इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा लोन देने वाला राज्य बन गया है। आप यहां पर देख सकते हैं तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में रहा सबसे ऊपर। पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक का स्थान इसके बाद आ रहा है दूसरे और तीसरे स्थान पर। आप लोगों को मैं बताऊं कि मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद महिला उधारकर्ताओं को लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ से ज्यादा जो है ऋण वितरित किए गए थे। 2015 में मुद्रा योजना आप लोगों के गैर कॉरपोरेट और छोटे मध्यम आकार के जो उद्योगपति थे, उद्यमी थे, उनको लोन देने के लिए सस्ती दरों पर यह योजना शुरू की गई थी। मुद्रा योजना की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो यहां पर देखिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये मुद्रा योजना की फुल फॉर्म है। ठीक है, आप लोगों से मैंने पूछा नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। तो ये बात हुई तमिलनाडु की मुद्रा योजना की। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? रोहिंग्याओं का मुद्दा भी जो है काफी सालों से छाया हुआ है और रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से निष्कासित मुस्लिम लोग हैं, जिनको बर्मा अपना नागरिक मानने से मना करता है, उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद ये पहुंचे बांग्लादेश और भारत के तट पर। और बांग्लादेश ने अभी इनको एक उनका द्वीप है भाषण 4 द्वीप, मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूं, उसने अपने यहां इनको बसाने की जो है योजना बनाई है। बांग्लादेश ने जो बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के जो शरणार्थी समुदाय के लोग थे, जिनको रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं, उनको भाषण 4 द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है वहां पर बसाने की योजना बनाई है। यह बांग्लादेश के तट से 37 मील दूर है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह बांग्लादेश की तटीय सीमा है, इधर चिटगांव है और ये जो है भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। और यहां पर इधर जो है म्यांमार की सीमा लग जाती है इसके साथ, इधर हमारा जो आगे आप बढ़ेंगे तो अपना इंडिया आ जाएगा ऊपर की ओर। तो इस भाषण 4 द्वीप के ऊपर इन रोहिंग्या मुसलमानों को जो है बसाया जाएगा
बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश सरकार ने योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों को आवंटन को मंजूरी दी है? आप लोगों को केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के बारे में पता होगा, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि जो छोटे शहरों के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भी हवाई जहाज का सफर कर सकें। तो इस उड़ान योजना का चौथा चरण सरकार ने लॉन्च किया, जिसमें 78 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और इस बार के चरण के अंदर खास तौर पर सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल किया है, उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों और द्वीपीय राज्यों को शामिल किया है इस बार। ठीक है, तो इनका नंबर आएगा और इस बार 78 अतिरिक्त हवाई मार्ग और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। उड़ान योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और यह दुनिया में अपने आप की पहली स्कीम थी जिसके अंदर जो है छोटे तबके के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए स्कीम बनाई गई थी। सरकार, मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला आदमी भी जो है हवाई जहाज के अंदर उड़ना चाहिए। और इसके अंदर फिक्स किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, 2500 रुपए से ज्यादा का इसके अंदर टिकट नहीं होगा, हवाई टिकट नहीं होगा, और 1 घंटे तक की ये यात्रा हो सकती है। तो ये आप लोगों का उड़ान स्कीम के अंदर चौथा चरण आ चुका है, जिसमें 78 नए हवाई अड्डों को जो है मंजूरी दी गई है। अब पैसे वाले लोगों की बात होने वाली है, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है। अमीर और खास तौर पर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्योगपति मोटा पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो है तोंद बढ़ती जा रही है, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। तो अगला करंट अफेयर उसी से रिलेटेड है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? 200 अरब डॉलर, यार ह्यूज अमाउंट। 200 देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिलाकर 200 अरब डॉलर नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 50 देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक तरफ और एक ये व्यक्ति एक तरफ। और ये व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो कि मालिक हैं अमेज़न के। तो अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के पहले व्यक्ति जिनके पास 200 अरब डॉलर बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले 100 अरब डॉलर वाले भी यही व्यक्ति थे, जेफ बेजोस। तो 200 अरब डॉलर बना लिए हैं जेफ बेजोस ने। जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 के अंदर जो है डूब रही हैं, वहीं टेक्नोलॉजी कंपनियां भारी मुनाफा इसके अंदर कमा रही हैं। और जेफ बेजोस की कुल संपत्ति इस समय 204.6 अरब डॉलर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है बिल गेट्स आते हैं, 116 अरब डॉलर। बिल गेट्स जो कि दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, उनसे भी 90 अरब डॉलर ज्यादा है जेफ बेजोस। भाई कितना पैसा है तुम्हारे पास, इतना पैसा कहां लेकर जाओगे? हमें भी बांट दो थोड़ा सा पैसा। ठीक है, भारत के अंदर बेरोजगारी है, थोड़ा पैसा भाई इधर भी लगा दो। तो इसके बाद फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो तीसरे नंबर पर हैं 109 अरब डॉलर के साथ। तो ये जो 90 अरब डॉलर ऊपर वाले हैं, यही कम से कम यार हिंदुस्तान को दे दो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो जेफ बेजोस के बाद अगले करंट अफेयर की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी भारत के एक बड़े वैज्ञानिक हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के लिए मिसाइल और रक्षा जो है सामग्री वगैरह बनाती है, उसके जो हैं अध्यक्ष हैं। और इनका कार्यकाल सरकार ने 2 साल और बढ़ा दिया, अच्छे कार्यकाल को देखते हुए, अच्छे काम को देखते हुए। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों के लिए और जो है काम देंगे। अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त की गई थी। 2 साल पूरे हो गए थे, लेकिन सरकार इनके काम से खुश होकर इनका समय 2 साल और बढ़ा रही है। साथ में ये DRDO के सचिव के रूप में भी जो है काम करेंगे। कैबिनेट ने इनके कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो ट्रांस फैट की अगर बात करें, वसा जिसको हम कहते हैं, वसा खाने के बड़े शौकीन हैं लोग आजकल। तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं। वसा में जो प्रमुख प्रकार होते हैं, ट्रांस फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है। इसमें से ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट आमतौर पर जमने वाले फैट होते हैं। मोनी और पॉलीसैचुरेटेड फैट हैं वो जमते नहीं हैं, इसलिए आपके
ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है, खतरनाक माना जाता है, स्वास्थ्य से आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। तो अभी तक जो सरकार ये कहती थी कि भाई ट्रांस फैट की मात्रा किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर 5% होनी चाहिए, लेकिन अब इसको घटाकर 2% करने की सरकार जो है तैयारी कर रही है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, इसकी आप फसाई जिसको हम बोलते हैं, जिसका टैग वगैरह लोगो आपके खाने के प्रोडक्ट्स पर लगा होता है, 2022 तक जो है 2% कर देगी ट्रांस फैट की मात्रा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद जो आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, पॉपकॉर्न, भुजिया, नमकीन, बिस्किट जो हैं उनके अंदर। तो स्वास्थ्य कारणों से देखते हुए हार्ट अटैक आजकल बड़े लोगों को आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को, खासतौर पर जवान लोगों को काफ़ी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो टिकटॉक कंपनी के सीईओ केविन मेयर जो हैं, केविन मेयर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक का डब्बा बिस्तर भारत से गोल हो चुके हैं, अमेरिका भी इसको जो है बंद करने की तैयारी में है। तो केविन मेयर, ये केविन मेयर हैं भाई साहब, केविन मेयर टिकटॉक के सीईओ थे। मई के अंदर इन्होंने पदभार संभाला था टिकटॉक का। भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया है ऑलरेडी, उसके बाद इसके बहुत सारा जो है व्यापार कम हो गया है। भारत में कई लोग जो है टिकटॉक के माध्यम से रोजगार बनाए हुए थे, अपने डांस वांस दिखा के जो है खुश हो रहे थे, पूरा जो है सिस्टम बैठाए हुए थे, ठीक है। लेकिन टिकटॉक भारत से बंद हो चुका और अमेरिका ने भी इसे जो है खतरा बताया है टिकटॉक को, ठीक है, सुरक्षा के लिए खतरा बताया, और अमेरिका भी इसे वहां से बंद करने वाला है, या उसने कहा है कि 90 दिन के भीतर टिकटॉक अपना व्यापार अमेरिकी कंपनी को बेचकर वहां से निकल ले। तो काफी सारा घाटा हो चुका है। तो टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने अब इससे जो है इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो है आज के करंट अफेयर थे पिछले वीक के, यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त के, और आप इनको रट लें। मैं केवल इंपॉर्टेंट लेके आता हूं, फालतू की बात मैं नहीं बताता हूं। कई लोग फालतू की चिक चिक टिक 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 आप लोगों को डाटा के अंदर ऐसा घुसा देते हैं, हर चीज को करंट अफेयर बना देते हैं। काम की चीजें आप लोगों को बताऊंगा, तो इतनी चीजें पढ़े। अब मैं एक वीडियो लेके आऊंगा पूरे अगस्त का, जिसमें अगस्त के शानदार करंट अफेयर, अब पूरे मंथ का एक वीडियो और बनाऊंगा, वो भी लेके आऊंगा। ये वीकली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना, और हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। नमस्कार।